सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं। एंड इसके क्वेश्चंस के आंसर मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो जिनका ये क्वेश्चन पेपर है वो तो अपने आंसर चेक कर लीजिए, और जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनको अच्छी तरह से करना है इसे प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। सेक्शन ए बी आपने कर लिया है तो चेक कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अभी हम इसके सेक्शन डी और ई को करेंगे, तो चेक करते हैं इसके आंसर्स। एंड जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये। तो साइंस का क्लास 10th, तो ये सेक्शन ए के क्वेश्चन हमने करे हैं डिटेल्ड में, तो आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। इसका सेक्शन ए बी कंप्लीटेड है, इसको आप चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। डिटेल सोल्यूशन के साथ सॉल्व है। एमसीक्यूज़ के आंसर मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए, लास्ट में अगर टाइम मिला तो दोबारा डिस्कस कर लूँगी, लेकिन आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इसका चेक कर लेना। सेक्शन ए बी सी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, डी और ई को करेंगे अभी। तो ये इसका सेक्शन डी है जो भी हमें करना है। सेक्शन डी करने से पहले अभी हम सेक्शन ई करेंगे, तो सेक्शन ई को ध्यान से देखेंगे। सेक्शन ई आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, तो सेक्शन ई को कर रहे पहले, फिर इसके बाद सेक्शन डी कर लेंगे। तो सेक्शन ए बी सी आप चेक कर लेना, कंप्लीट है, लिंक पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड वीडियो में नए हो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो 37 क्वेश्चन में आपका था इथेनॉल, जिसको हम एल्कोहल कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो इंडस्ट्री हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, ये तो सबको पता है। अच्छा सॉल्वेंट भी है, मेडिसिन में यूज़ करते हैं, कफ सिरप्स में, टिंचर आयोडीन में, टॉनिक्स में, और ये एज ए फ्यूल भी यूज़ होता है पेट्रोल के साथ। तो यहाँ पे इथेनॉल के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ था आपको। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन था राइट द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कार्बन चैप्टर का, तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाना था आपको। तो इथेनॉल का देखो फॉर्मूला क्या होता है, इथेना, इथ है तो C2 होगा, और ऑल है तो OH होगा, है ना। तो C2H5OH इसका केमिकल फॉर्मूला होता है इथेनॉल का, इसका यानी C2 है, H देखो 6 है, O तो C2H6O भी बोल सकते हो। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका C2 और C2 बनाने सबसे पहले, उसके बाद इस C की 4 वैलेंसी कंप्लीट करो, एक तो ऑलरेडी है तो 2 3 4, इसको H मिल जाएगा। फिर इथेनॉल है तो ऑल के लिए OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना पड़ेगा आपको। अब इस C की 2 वैलेंसी कंप्लीट है ना, 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो 2 H आ जाएंगे यहाँ पे। हर एक C का 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो 2 ऑलरेडी था तो 2 और आ जाएगा। इसका 1 बॉन्ड था तो इसके 3 आ जाएंगे, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद इसमें ग्रुप वैसे पूछा नहीं गया था, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ, जो बच्चे अभी CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे आगे। तो यहाँ पे CH3 ग्रुप का मतलब मिथाइल ग्रुप था, एक ये CH2 ग्रुप का मतलब मिथिलीन ग्रुप था, और OH का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। तो इसके अंदर ये 3 ग्रुप होते हैं,
किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर। अब यहाँ पे जो ए क्वेश्चन था हमारा, ए क्वेश्चन तो हो गया, ए क्वेश्चन तो यही था कि इसका स्ट्रक्चर बनाना था। उसके बाद बी क्वेश्चन था नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथेनॉल बर्न्स इन सफिशिएंट एयर। जब ऑक्सीजन में आप इथेनॉल को बर्न करोगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे जब भी कोई कार्बन कंपाउंड होगा, चाहे वो मीथेन हो, इथेन हो, इथेनॉल हो, जब भी कार्बन कंपाउंड को हम बर्न करते हैं तो उसमें क्या होता है, कंबशन रिएक्शन होते हैं। कंबशन रिएक्शन में आपको इथेनॉल का कंबशन रिएक्शन दिखाना है कि इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा। तो जब भी कंबशन रिएक्शन होगा CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, एनर्जी बनेगी। बाकी से बैलेंस कर सकते हो आप। C2 है तो यहाँ पे 2 ले आना। उसके बाद ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 4 और 1 5, इसको बैलेंस कर लेना। यहाँ 2 कार्बन तो ऑक्सीजन 2 2 4 1 5 हो गया। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दे दो, तो 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा। उस वाटर में देखो हाइड्रोजन कितने, 5 और 1 6, तो यहाँ 3 देना पड़ेगा ना। तो 3 2 6 हो जाएगा। तो ये 3 और ये 4 7 का मतलब यहाँ 3 देना पड़ेगा। तो ये बैलेंस करना है, ठीक है, कुछ और नहीं करना था। तो ये कंबशन रिएक्शन दिखाना था इसका बी पार्ट में आपको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड सी पार्ट, फर्स्ट उसका क्वेश्चन। तो स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन 5% सोल्यूशन ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एडेड टू वार्म इथेनॉल। ड्रॉ करना था स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म एंड स्टेट करना था रोल ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इन द रिएक्शन। तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि 5% अगर मैं एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट डालूँ अगर वार्म इथेनॉल में तो क्या होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन लिख सकते थे आप कि इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। इसमें अगर मैंने पोटेशियम परमैंगनेट एल्कलाइन जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप इथेनॉल में डालोगे तो ये इथेनॉल को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। और किस में बदल देगा, ये इथेनॉइक एसिड में। किस में ऑक्सीडाइज होकर इथेनॉल किस में बदल जाएगा, इथेनॉइक एसिड में। तो ये रिएक्शन लिख सकते थे आप कि इथेनॉल में हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला 5%, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये इथेनॉइक एसिड बना देगा, साथ में वाटर, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बैलेंस करना था इसको। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि MnO4 एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ, ये तो सिर्फ क्वेश्चन इतना ही था, बट एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम K2CR2O7 भी डाल सकते थे। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कई बार पूछते हैं, तो एक पोटेशियम परमैंगनेट होता है और एक ये हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एक ये और एक ये एक्स्ट्रा बताया मैंने। अब फिलहाल आपके पेपर में सिर्फ ये लिखना था कि MnO4 वाला। तो ये जब इसमें डालेंगे तो ये बन जाएगा इथेनॉइक एसिड, साथ में वाटर। अगर सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछते हैं तो ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक, ठीक है। तो ये आपको KMnO4 पूछा है क्या काम कर रहा है, रोल क्या है इसका। तो KMnO4 क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है इथेनॉल को। तो लिख देना KMnO4 ऑक्सीडाइज इथेनॉल। तो यहाँ पे इसका रोल पूछा था, तो KMnO4 का रोल क्या है, ऑक्सीडाइज इथेनॉल किसमें इनटू इथेनॉइक एसिड। तो ये इसका रोल है, ठीक है। तो ऐसे करके ये आपको लिखना था। तो आई होप सबने यही लिखा होगा, और जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है उनको इसको अच्छी तरह से रिएक्शंस आने चाहिए। इथेनॉल के कंबशन रिएक्शन कैसे होते हैं, इथेनॉल का ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इस रिएक्शन का नाम होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर आए तो ये वाला रिएक्शन करना होता है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका ही चॉइस वाला क्वेश्चन था।
state what happens when ethanol is heated with excess concentrated H2SO4 at 443 Kelvin. Structure of product formed and state the role of concentrated H2SO4 in this reaction. तो यहाँ पे इथेनॉल का ही रिएक्शन पूछे सारे, एक तो कंबशन रिएक्शन, उसके बाद आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, थर्ड ये जो है इथेनॉल को जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं तो हमारा डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है. कौन सा रिएक्शन होता है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन. अब डिहाइड्रेशन रिएक्शन तो सबको आता ही होगा. तो देखिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो सी का सेकंड वाला क्वेश्चन था, सी का सेकंड चॉइस में था ना, तो इथेनॉल में हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला कंसनट्रेटेड. तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, इथेनॉल में जितना भी वाटर होगा ना, यानी कि इथेनॉल क्या है, देखो C2H5OH है, तो इथेनॉल के अंदर क्या है, C2H5 को अगर मैं ऐसे ब्रेक कर दूँ, एक H 4H अलग कर दूँ और H और OH को एक साथ ले लूँ, तो देखो H 5 थे ना, तो 4 एक H अलग कर दिया. तो ये जो इथेनॉल के अंदर ये HOH पानी है ना, इसको ये हटा देगा जो हमारा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा. तो अगर इथेनॉल में देखो C2H4 H5 को मैंने स्प्लिट कर दिया H4 और H में, अब ये OH के पास एक H आ गया तो ये वाटर बन गया, तो ये C2H4 बन जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा. तो वाटर अलग हो जाएगा और C2H4 अलग हो जाएगा. अब C2H4 तो सबको पता है ना, इथीन होता है. क्या होता है? ये इथीन होता है. जब भी C जितने हैं उसके डबल होते हैं H, तो इथीन होता है ना. C2 है तो इथीन. तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, यानी कि इसने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या काम किया, इथेनॉल में से पानी को हटा दिया, तो वाटर हटा दिया, तो बचा क्या हमारा, इथीन बना. तो इन्होंने यही पूछा था पहला, तो स्ट्रक्चर किसकी बना क्या है उस प्रोडक्ट का नाम, तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इथीन. तो इसका स्ट्रक्चर मैं अभी बताऊंगी कैसे बनता है. एंड फिर उसके बाद इसका रोल पूछा H2SO4 का. तो H2SO4 क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्योंकि वो ही एक्चुअल में डिहाइड्रेशन का काम कर रहा है. डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहा है. रिमूव ये क्या करता है, इट रिमूव वाटर मॉलिक्यूल. कहाँ किस में से रिमूव कर रहा है, एल्कोहल में से या इथेनॉल में से. ठीक है, इथेनॉल को ही हम एल्कोहल कहते हैं. तो ये क्या काम करता है, रिमूव करता है वाटर मॉलिक्यूल को इथेनॉल में से. तो देखो मैंने अभी आपको दिखाया ना ट्रिक क्या है, कि इथेनॉल को आप क्या करो, ये जो H5 है, H5 में H4 अलग कर दो और एक H वाटर, OH को एक H मिल जाएगा तो वाटर बन जाएगा ना. तो यहाँ से 5 H ऐसे स्प्लिट कर दो, तो ये क्या बन गया, ये आपका इथीन बन गया. तो जब भी आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है ना, तो कंसनट्रेटेड जो H2SO4 होता है ये वाटर को अलग कर देता है और इथीन बना देता है. तो ये क्या काम कर रहा है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो कि डिहाइड्रेशन का काम कर रहा है, यानी कि ये पानी को रिमूव कर रहा है किस में से, इथेनॉल में से. और किस में बदल दे रहा है, ये इथेनॉल को इथीन में बदल दे रहा है. तो इथीन, अब आपको इस क्वेश्चन में आपको इथीन का जो प्रोडक्ट बना वो इथीन ही तो बना, उसका स्ट्रक्चर बनाना था. तो देखो इथीन में C2 है, अब ये इथीन है तो आपको पता है ना इसके डबल बॉन्ड होने चाहिए. ईन में डबल बॉन्ड होते हैं C और C में, और इस C के 2 बॉन्ड हो गए तो इस C के पास 2 H बचेंगे, क्योंकि 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं. ऐसे इस C के भी 2 बॉन्ड कंप्लीट है तो इसके भी 4 बॉन्ड करने के लिए 2 H और आएंगे. तो ये इथीन का क्या है, स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पे एक तो ये वाली रिएक्शन आपको लिखनी थी, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन, इसका रोल पूछा था कि ये क्या काम कर रहा है, और इसका इथीन का आपको स्ट्रक्चर पूछा गया था. तो ये सारा काम करना था. आई होप सबने किया होगा. वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और बच्चे भी इसे समझ सके. तो ये हमारा इसका 37 का जो हमारा केस बेस्ड है सेक्शन ई, उसका 37 क्वेश्चन कंप्लीट होता है. कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके ठीक थे. इसमें से सारे इथेनॉल के रिएक्शंस ही पूछे गए थे आपसे. 4 रिएक्शन थे. एक तो कंबशन रिएक्शन था, पहला कंबशन रिएक्शन था, दूसरा आपका पहला कंबशन रिएक्शन था ये वाला, उसके बाद ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूछा गया था, और ये आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन पूछा गया था. फिर इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछे गए थे. 38 क्वेश्चन बायो का है, मैं इसको शॉर्ट में डिस्कस करूँगी, ज़्यादा हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल सोल्यूशन करेंगे. तो 38 में आपको प्लांटेशन में बताया गया कि प्लांट को हम प्रोपगेट कर सकते हैं सेक्शुअली एसेक्शुअल थ्रू. तो प्रोपगेशन जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसके बारे में बात की गई है. अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो सबको पता है ना, जब प्लांट को हम कैसे उसके पार्ट से कोई भी उसका पार्ट, चाहे उसके फ्लावर्स हो चाहे उसकी रूट हो, तो जब उससे हम उसको ग्रो करते हैं तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं. तो एक क्वेश्चन जो था इसमें, विच इज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट यूज फॉर सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल मीन्स ऑफ प्रोपगेशन टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट. तो यहाँ पे कौन सा पार्ट है प्लांट का जो सेक्शुअल और असेक्शुअल प्रोपगेशन में यूज़ होता है नए प्लांट को उगाने में. तो सेक्शुअल प्रोपगेशन की बात करें तो सेक्शुअल प्रोपगेशन में तो आपके ना फ्लावर्स आएंगे. सेक्शुअल प्रोपगेशन के लिए कौन सा पार्ट
रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए फ्लावर्स होता है। फ्लावर के अंदर जो सीड होते हैं एक्चुअल में वो हमारा क्या करते हैं, सेक्सुअल प्रोपोगेशन के थ्रू ग्रो करते हैं प्लांट को। और जो दूसरा पूछा है असेक्सुअल मीन्स, तो इसके अंदर रूट्स वगैरह रूट्स के अंदर स्टेम ट्यूबर्स जो होते हैं, ठीक है, यानी जैसे जैसे अब पोटैटो को करते हैं ना, तो वो तो यहाँ पे आइडेंटिकल प्लांट उग जाते हैं असेक्सुअल तरीके से प्रोपोगेशन करने में। तो रूट के थ्रू, स्टेम ट्यूबर्स, ठीक है, ये सब लिखना था आपको। नेक्स्ट देखेंगे इसका बी पार्ट। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए फ्लावर एंड ए फ्रूट ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एक एग्जाम्पल पूछा है, फ्लावर कौन सा फ्लावर है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू उगाया जाता है और कौन सा फ्रूट है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू उगाया जाता है। तो इसमें फ्लावर तो है आपका रोज़। फ्लावर का नाम क्या है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से उगाते हैं हम? फ्लावर तो है रोज़, ठीक है। रोज़ के स्टेम को काट के हम क्या करते हैं, ऐसे उगाते हैं ना, स्टेम कटिंग मेथड जो होता है इसका। और जो फ्रूट्स है वो कौन सा है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू उगाया जाता है? ये है आपका बनाना। तो ये आपको लिखना था इसका क्वेश्चन नंबर, ये है आपका 38। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा था 2 एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये तो आपने बहुत बार किया होगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या फ़ायदे होते हैं? इसका पहला फ़ायदा तो ये है कि एक तो एक कैरेक्टर को प्रिजर्व करता है, प्रिजर्व कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट, ठीक है, यानी जेनेटिकली सेम रखता है ये, जेनेटिकली सेम। जेनेटिकली सेम रखता है एक तो। और उसके अलावा ये सीडलेस प्लांट भी इससे उग सकते हैं, ऐसे प्लांट जिनके सीड ना हो, सीडलेस प्लांट ऑल्सो ग्रोन बाय दिस मेथड। और कटिंग ग्राफ्टिंग मेथड का एग्जांपल दे सकते थे इसमें आप। और ये जो होता है ना, ये बहुत सस्ता होता है, एक्चुअल प्लांट को ग्रो करने से ज़्यादा सस्ता होता है, इजी होता है, ठीक है। तो ये इसके फ़ायदे थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो हाउ पोटैटो रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। तो पोटैटो में जो स्टेम ट्यूबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें आपको पोटैटो में बताना था कि पोटैटो के अंदर स्मॉल आई ट्यूबर्स होते हैं जो लीव्स बन जाते हैं बाद में। और मॉइस्चर आइस की प्रेजेंस में जो आइज़ होती है वो लीव्स में कन्वर्ट हो जाती है। जो उसके अंदर छोटे छोटे ट्यूबर्स आइस फॉर्म में होते हैं ना, तो वो लीव्स में चेंज हो जाते हैं जब उन्हें मॉइस्चर मिलता है। और उसके बाद जो लीव होती है वो न्यू होल प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बायो का क्वेश्चन था, आपको लिखना आता ही होगा कि पोटैटो में कैसे रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 में आपको क्वेश्चन था कि लेबोरेटरी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं हम मैग्नीफाइड इमेज के लिए। तो ये आपका लाइट वाला चैप्टर था। तो माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, बट हमें फ़िलहाल इमेज वर्चुअल इरेक्ट के बारे में बात करनी है। तो इमेज जो होती है माइक्रोस्कोप में, जो आई पीस, जो सेकेंड लेंस लगता है, 2 लेंस होते हैं ना माइक्रोस्कोप में। तो एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है मैग्नीफाइड, और एक सेकेंड लेंस होता है वो आपका वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। तो एक तरह से आपको वर्चुअल इरेक्ट इमेज के बारे में पता होना चाहिए, और एक आपका रियल इन्वर्टेड इमेज। रियल जो एक्चुअल में
ऑब्टेन हो जाती है और वर्चुअल जो एक्चुअल में ऑब्टेन नहीं होती है ना। तो यहाँ पे इससे फिलहाल क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन आपका जो आपने लेंस के बारे में इमेज वगैरह के रूल्स पढ़े हैं उनके बारे में क्वेश्चन था। तो ए पार्ट में आते हैं 39 का। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 इज रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, वट इज द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन दिस केस। तो यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस होते हैं, 6 केस पता है ना आपको। कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है, ये वाला लेंस होता है। ये क्या करता है, ये देखो ऑप्टिकल सेंटर से ये जो लाइन जाती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, और इसका फोकस ना इधर आता है क्योंकि ये पैरेलल लाइट रेस को क्या करता है, सारी पैरेलल लाइट रेस को ये कन्वर्ज कर देता है। कहाँ कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज तो फोकस भी होगा है ना। तो ये पैरेलल लाइट, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जितनी भी पैरेलल लाइट रेज आएंगी ये यहाँ से कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइट रेस को कन्वर्ज करता है कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका फोकस क्योंकि एक्चुअल मीट किया है तो इसका रियल फोकस होता है। रियल लेंस में इस साइड आएगा और वर्चुअल होगा तो इधर आएगा। तो रियल में ध्यान रखना फोकस इसका प्लस में आता है क्योंकि इस साइड के साइन को प्लस लेते हैं, इस साइड के साइन को माइनस लेते हैं। तो लेंस में रियल जब भी होगा ना तो प्लस होगा, जबकि मिरर में रियल का मतलब नेगेटिव होता था। तो यहाँ पे इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकस प्लस में होता है, ठीक है। अब आपको कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस पता होने चाहिए। 6 केस अगर आपको पता है, वो टेबल जो बनता था 6 केसेस का या फिर रे डायग्राम जो बनते थे, तो अगर वो केसेस आपको आते होंगे तो आप इजीली इन सब क्वेश्चंस के आंसर दे सकते थे। तो ए पार्ट में आपको बोला इमेज ऑब्जेक्ट की कॉन्वेक्स लेंस कैसी बना रहा है, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बना रहा है, तो इसकी रेंज क्या होगी। तो देखो रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड टेबल अगर आपने याद कर रखा होगा, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, तो यहाँ पे रियल इमेज भी होनी चाहिए और मैग्नीफाइड भी। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, मोस्टली इमेजेस रियली बनाता है। मोस्टली इमेजेस कैसी बनाता है, वो रियल बनाता है। बस एक स्पेशल केस जो होगा, मोस्टली तो रियल ही बनेगी, बट जो स्पेशल केस होगा, स्पेशल केस में ही वर्चुअल इमेज बना देगा, ठीक है। जैसे कॉनकेव मिरर में भी होता था, 6 केसेस में से कॉनकेव मिरर में मोस्टली केसेस रियल के होते थे और स्पेशल केस वर्चुअल का होता था। सेम इसके साथ भी होता है। तो यहाँ रियल मतलब लेकिन प्लस होता है लेंस में और वर्चुअल मतलब माइनस होता है, ठीक है। यानी वर्चुअल जब बनेगी इस साइड बनेगी और रियल जब बनेगी इस साइड बनेगी लेंस में। तो यहाँ पे आपको स्पेशल केस तो बोला नहीं गया है क्योंकि इन्होंने बोला रियल इमेज है। तो रियल इमेज तो मोस्टली केसेस 5 जो केसेस थे वो रियल इमेज ही बना रहे थे। अब आपको पहला केस तो पता था, ये पैरेलल लाइट रेस तो फोकस पे बनाती है, तो ये तो हाईली डिमिनिश्ड होती है। दूसरा केस आपने पढ़ा था बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी में जो इमेज बनती है वो सी और एफ के सी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2f होता है, यहाँ पे f नहीं होता है, यहाँ 2f होता है, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अगर इस साइड में ये इसका एक्चुअल फोकस नहीं है, एक्चुअल फोकस तो इसका इस साइड आता है। तो ये अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने बियॉन्ड 2f रखा तो जो इमेज होती थी वो हमारी f और इसके f और o के बीच में आ जाती थी। तो एक बार केसेस देख लेते हैं हम सारे, फिर आंसर्स देंगे। तो देखिए एनसीईआरटी में ये सारे केसेस होते थे। पहला केस होता था कि पैरेलल लाइट रेज होती थी तो फोकस पे हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनती थी। दूसरा केस होता था अगर बियॉन्ड 2f रखते थे आप इसको ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज बनती थी वो आपकी f और 2f के बीच में बनती थी और ये इमेज जो होती थी छोटी होती थी। जब भी 2f से बाद में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज जो है f और 2f के बीच में आएगी और ऑब्जेक्ट से छोटी आती थी। और जब हम एग्जैक्ट 2f पे रखते थे या c कह सकते हो मिरर के केस में, अगर c बोलते हो तो आप, तो अगर 2f पे रखते तो इसका भी 2f पे ही आता था, बट आता इस साइड था। जैसे मिरर में तो 2f के नीचे ही आ जाता है ना मिरर कॉनकेव मिरर में, बट यहाँ पे क्योंकि इसका तो ये तो कन्वर्ज कर रहा है तो इसका 2f तो इस साइड मिलेगा ना आपको। तो अगर ऑब्जेक्ट को आपने 2f पे रखा है तो इसका 2f तो इस साइड आएगा।
तो और 2f पे एग्जैक्ट सेम आती है इमेज, और मैग्नीफिकेशन -1 होता है। माइनस क्यों होता है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर है और मिरर जो इमेज है वो नीचे है। इमेज ऑब्जेक्ट का साइज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और ये नीचे है, तो ये रियल है तो माइनस में आएगा मैग्नीफिकेशन। तीसरा केस जो होता था, पहला हो गया पैरेलल लाइट रेस, फोकस पे बहुत छोटी इमेज बनती थी। दूसरा केस 2f से पीछे है तो f और 2f के बीच में बनेगी, जो कि ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। तीसरा केस 2f पे होगी तो 2f पे ही बनेगी, बट इसका 2f इधर होगा, इधर नीचे मत बनाना क्योंकि ये तो कन्वर्ज कर रहा था, इधर बनेगी इसकी इमेज। उसके बाद तीसरा होता था फोर्थ केस, f और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता था तो जो इमेज होती थी वो c के बाद चली जाती थी, तो c के बाद जाके वो बड़ी हो जाती थी। जब भी मतलब जैसे से आगे आ रहा है ना ऑब्जेक्ट 2f के बाद, जब वो आगे आ जाएगा तो इमेज बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो 2f और f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो आपकी इमेज 2f के बियॉन्ड, यानी इस साइड 2f के बियॉन्ड बनती है और बड़ी बनती है। तो पहला केस तो यही वाला है कि इन्होंने बोला है कि रियल इमेज है। रियल देखो, ये वाला केस भी रियल का है, ये वाला केस भी रियल का, ये भी रियल का और ये भी रियल का, क्योंकि इस साइड जब भी लेंस में आता है तो रियल होता है। ये चारों केस रियल के। तो रियल में देखो यहाँ तो बहुत छोटी इमेज बन रही है, यहाँ ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज बन रही है, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है। कब? जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो f और 2f के बीच में रखोगे तो हमारी रियल इमेज कैसी होगी? ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। यानी कि जो ये वाला केस है इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। बाकी दो केसेस में और बता देती हूँ। अगर एग्जैक्ट f में रखा आपने ऑब्जेक्ट तो आपकी इमेज इन्फिनिटी पे चली जाती है। f पे कहाँ चली जाती है? f पे ऑब्जेक्ट होता है तो इन्फिनिटी पे इमेज जाती है, और इन्फिनिटी पे तो बहुत लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज इमेज होती है ना। और जो स्पेशल केस होता है इसमें जब ऑब्जेक्ट f और ऑप्टिकल सेंटर के अंदर होता है तो इमेज आपकी कहाँ पे चली जाती है? इमेज आपकी वर्चुअल हो जाती है। वर्चुअल का मतलब लेंस में इस साइड आएगा। तो यहाँ पे देखो पहले ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे जाएगी भी यहीं और आएगी भी यहीं से, और दूसरी पैरेलल लाइट रेस कहाँ से? फोकस से कन्वर्ज होगी, और फिर दोनों को मिलाओगे तो ये एक्चुअल मीट नहीं कर रही है, ये यहाँ पे मीट कर रही है। तो ये वाला केस था कि जब ये कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बना रहा था? वर्चुअल। ये स्पेशल केस होता है, ये स्पेशल केस होता है। तो वर्चुअल में भी बस याद रखना, वर्चुअल होता तो तब भी लार्ज ही बनती, बट आपको क्वेश्चन में रियल बोला। अगर वर्चुअल बोलते तब ये वाला केस होता, तब रेंज हमारी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में होती। बट आपको रियल बोल दिया क्वेश्चन में, तो इसलिए रेंज f और 2f के बीच में होगी। तो हमें हमारा पहला पार्ट में तो ये वाला केस बोला गया है। तो देखो ये टेबल से भी आप देख सकते हो, आपको क्या बोला? रियल इन्वर्टेड होनी चाहिए। ये टेबल अगर सबको आता होगा तो ये आंसर आप दे सकते थे क्वेश्चन का कि क्या बोला आपको? रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड का ये भी है, 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 बस ये स्पेशल केस नहीं है। आपको वर्चुअल तो नहीं बोला। आप ये 5 केसेस को देखो, 5 केसेस में आपको और साथ में रियल इन्वर्टेड के साथ इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन लार्ज इमेज है। तो इन लार्ज इमेज यहाँ पे तो हाईली इन लार्ज है, हाईली तो नहीं बोला इन्होंने, डिमिनिश्ड भी नहीं बोला, सेम भी नहीं बोला, इन लार्ज बोला है। तो रियल के साथ इन लार्ज, यानी ये वाला केस बनता है। इसमें कब कहाँ पे होना चाहिए? ऑब्जेक्ट की पोजीशन f और 2f के बीच में, और जो इमेज की पोजीशन है वो 2f2 के बाद होनी चाहिए, 2f2 के बाद। तो आपको क्वेश्चन में एक्चुअल में ऑब्जेक्ट का रेंज पूछा है तो f और 2f के बीच में होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाएगा? रियल इन्वर्टेड और साथ में मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब इन्होंने ये तो नहीं बोला ना हाईली मैग्नीफाइड। अगर ये जस्ट मैग्नीफाइड बोला है, हाईली मैग्नीफाइड बोलते तो फिर हम कह सकते थे कि ये इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। तो ऐसा कुछ हाईली मैग्नीफाइड नहीं बोला, जस्ट मैग्नीफाइड बोला, तो यही वाला केस होना चाहिए। फिर से एक बार दिखा देती हूँ। देखो रियल इन्वर्टेड के साथ इन्होंने, ये रियल इन्वर्टेड के 5 केस है ना। रियल इन्वर्टेड के इन्होंने डिमिनिश वाला भी केस नहीं बोला इमेज का, हाईली डिमिनिश भी नहीं बोला, सेम साइज भी नहीं बोला, क्या बोला है? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब इनलार्ज होना चाहिए। अगर ये इनफाइनाइटली लार्ज या हाईली इनलार्ज बोलते तब मैं ये फोकस वाला केस लेती, तब रेंज थोड़ी ना आती, तब तो एग्जैक्ट फोकस पे होता। तो रेंज पूछ रहा है तो यानी यही वाला केस पूछ रहा है क्वेश्चन। f और 2f के बीच में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? f और 2f के बीच में। तो फर्स्ट का आंसर तो सबको मिल गया कि जब भी आपका रियल जो कॉन्वेक्स लेंस है, रियल के साथ साथ, रियल तो हमेशा इन्वर्टेड ही होगी, और रियल इन्वर्टेड के साथ आपको बोल दिया मैग्नीफाइड। साथ में क्या बोला? मैग्नीफाइड। तो रियल इन्वर्टेड के 5 केस है, तो मैग्नीफाइड वाला कौन सा केस है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? ऑब्जेक्ट f
F1 और 2F के बीच में हो, या F और 2F बोल सकते हो आप। तो ये रेंज होनी चाहिए F से 2F। तो F यहाँ पे कितना है 2, तो 2 और 2F कितना आ जाएगा 4, तो ये रेंज आ जाएगी आपकी। पहला जो इसका पार्ट है उसका आंसर मिल गया ए पार्ट क्वेश्चन 39 का। तो आई होप समझ भी आ गए होगा। जिन बच्चों का एग्जाम अभी नहीं हुआ उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने डिटेल में समझा दिया आपको। कमेंट करके ज़रूर बताएगा समझ आया कि नहीं। टेबल आपको अच्छी तरह से आना चाहिए इसका। बी पार्ट को देखते हैं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड होनी चाहिए। व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब की बार फिर से कॉन्वेक्स लेंस ही है, बट अब की बार कौन सा केस दे दिया इन्होंने, वर्चुअल इरेक्ट। तो वर्चुअल इरेक्ट वाला केस मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। वर्चुअल जब बोल दे, और वर्चुअल तो हमेशा इरेक्ट ही होती है, ये तो सबको पता है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट होता है। तो जब भी इरेक्ट या इरेक्ट बोले तो भी समझ जाओ वर्चुअल होती है, और इन्वर्टेड बोल दे तो समझ जाओ रियल होती है। ठीक है, तो वर्चुअल इरेक्ट बोला है अगर, तो इसका मतलब, और साथ में मैग्नीफाइड भी बोला, और हमेशा मैग्नीफाइड ही होती है जब भी वर्चुअल आता है ना, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस अदर, ये स्पेशल केस है, अदरवाइज कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल नहीं बनाता है, बट यहाँ पे स्पेशल केस है, वर्चुअल इरेक्ट और साथ में मैग्नीफाइड भी होती है। तो इसके लिए मैंने अभी रेंज बताई थी आपको स्पेशल केस की। स्पेशल केस ये वाला होता है ना जब वर्चुअल इरेक्ट बनता है, ये वाला केस, तो यहाँ पे इनलार्ज होती है और ये सेम साइड ऑफ लेंस पे बनती है। और रेंज पूछिए तो कहाँ पे होनी चाहिए, ओ और एफ के बीच में होनी चाहिए, ओ और एफ के बीच में होनी चाहिए। तो आपको रेंज ही पूछिए ना इसकी भी, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, और रेंज पूछिए तो रेंज क्या होगी इसकी रेंज होगी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में। ऑप्टिकल सेंटर को 0 मान लो, फोकस कितना दिया इसका, फोकल लेंथ 6 है ना, फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ के बीच में। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर 0 पे और ये 6 पे, तो 0 से 6 होगी इसकी रेंज। तो बी पार्ट की रेंज कितनी आ जाएगी, 0 से 6। बहुत डिटेल में समझा रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताएगा ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया। टेबल आपको अच्छी तरह याद करना पड़ेगा इसका। नेक्स्ट सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट जो है इसका सी पार्ट में बोला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 18, ड्रॉ लेबल ट्री डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 12 है, और ऑप्टिकल सेंटर मतलब ऑप्टिकल सेंटर से ही लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यू तो आपको 12 दिया हुआ है क्वेश्चन में, माइनस में ले लेना, यू हमेशा नेगेटिव साइन होता है। एंड फोकल लेंथ इसकी कितनी दे रखी है 18। अब ये नहीं पता हमको कौन सा लेंस है, बोला है कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ प्लस 18 होगी। कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स में फोकस लेंस क्या होती है, प्लस में होती है फोकल लेंथ। तो आपको इसके लिए रे डायग्राम पूछा है, शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। तो ये कौन सा केस है जल्दी बताएंगे। अगर ऑब्जेक्ट आपने, अगर मैं से रफली देखूँ तो ये मेरा केस है कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस इसका मान लो फोकस यहाँ इसका यहाँ है, तो फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक होती है, फोकस यहाँ है इसका, तो फोकस यहाँ है, और ऑब्जेक्ट इसका दूसरा फोकस यहाँ पे होगा ना, और ये 2F। तो ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा है 12, यानी कि फोकस अगर 18, ये 18 है तो आपने 12 पे रखा है। 12 का मतलब 18 से पहले रखा है ना। ये स्पेशल केस दिया हुआ है क्वेश्चन में। कौन सा केस दिया हुआ है, स्पेशल केस कब होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में होगा, ये याद रखना। स्पेशल केस कब होता है, जब ऑब्जेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के अंदर होगा, यानी कि फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ फोकल लेंथ ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम है ना, फोकल लेंथ ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू जो है वो कम है। तो जब भी ऐसा केस होता है वो स्पेशल केस होता है कॉन्वेक्स लेंस का। तो यहाँ पे यही स्पेशल केस है। देखो ये 18 बोला था इन्होंने, तो ये 18 है, तो ये भी 18 ही होगा। तो ऑब्जेक्ट तो 12 पे है, तो यानी यहाँ पे है ना। तो स्पेशल केस वाला डायग्राम आपको बनाना था। तो स्पेशल केस वाला डायग्राम अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, ये होता है स्पेशल केस का डायग्राम। तो इस पर इसको 12 ले लो, ये 18 है, तो ये आपका सोचो कहाँ पे आएगा, ये 2F के बाद ही आएगा। 2F कितना हो जाएगा, अगर ये 18 है तो ये 36 होगा ना, तो 36 से बड़ा आना चाहिए। यानी कि अब आप ये इतनी बड़े बड़े साइड थोड़ी ना बनाओगे, तो आप F18 दिया है तो उसको ना 18 को ना 3 का स्केल ले लो, यानी कि 3 स्केल से ना इसको 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लेना फोकस को। तो ये 12 का मतलब दो डिस्टेंस पे ये आ जाएगा। और फिर ये सोचो कितने पे आएगा,
अगर ये 18 है, ये 36 है, तो ये कितना आएगा, इसको आप ना उससे भी निकाल सकते हो लेंस फॉर्मूले से कि ये जो आप इमेज डिस्टेंस है वो कितने पे आएगा, और फिर आपको उतने डिस्टेंस पे स्केल का मेजरमेंट लेना था। तो डायग्राम ये वाला बनाना था इस केस में, स्पेशल केस वाला डायग्राम। तो मेरे को बनाना कैसे था ये फिर से बता देती हूँ। ये आपको ये ऑप्टिकल सेंटर 0 पे स्केल से, तो फोकल लेंथ को ना आप 18 तो बनाओगे नहीं, आप ना फोकल लेंथ ना यहाँ से यहाँ तक स्केल की हेल्प से 3 सेंटीमीटर पे बनाना। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का मतलब स्केल का 3 सेंटीमीटर मतलब स्केल आपने लेना है 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर, 1 सेंटीमीटर आपका किसके बराबर हो जाएगा, 6 यूनिट के बराबर। ठीक है, 6, तो यानी कि ये 3 सेंटीमीटर का बनेगा। अब आपने अगर ये 6 मतलब ये 3 पे लिया है तो ये 18 माना जाएगा, है ना। और ऑब्जेक्ट आपको 12 पे लेना है, तो 12 को किससे डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो। तो ऑब्जेक्ट आपको 2 डिस्टेंस पे लेना था स्केल से, और फिर पहली लाइट पैरेलल भेजनी थी। पैरेलल लाइट कहाँ से जाती है, इसके फोकस से। फोकस यहाँ से यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे बनाना है, स्केल से आप 3 सेंटीमीटर के स्केल पे बनाना था, मतलब ये स्केल लेना था। तो ये 18 मतलब 3 सेंटीमीटर हो गया ना, 6 से डिवाइड कर दो 18 को, और 12 को 6 से डिवाइड करो तो 2 पे ऑब्जेक्ट दिखाना था आपको। और फिर दूसरी लाइट कैसे भेजनी थी, ये आपको ऑप्टिकल सेंटर से भेजनी थी। ऑप्टिकल सेंटर वाली ऑप्टिकल सेंटर से ही चली जाती है, और फिर ये यहाँ पे कहीं नहीं मिलेंगे, ये इसको बढ़ाने से मिलते कहीं ना कहीं। और फिर आपको इसको स्केल से मेज़र करके देखना था कि वो कितने पे आ रही है। मान लो वो कितने पे आती, मान लो मैं बता रही हूँ, अगर मान लो वो 48 पे आती, तो 48 का मतलब अगर मान लो वो मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग 8 पे आती, तो 8 का मतलब 6 से मल्टीप्लाई करके इमेज डिस्टेंस आपका 48 हो जाता है ना। जैसे ये 2 पे रखा तो ये 12 है, ये 3 पे रखा तो ये कितना 18 है। तो अगर ये 8 पे आता तो 8 का मतलब 8 6 कितना होता, 48 होता ना। तो ये आप बना के देखना और स्केल से फिर चेक करना कि ये कितने पे आएगा। बाकी मैं इसको बता देती हूँ कि ये कितने पे आएगा। ये जो आपका जब आप डायग्राम बनाओगे ना, तो ये जो ए बी है ये कितनी डिस्टेंस पे आना चाहिए स्केल से। तो ये स्केल से आएगा, इसको फॉर्मूला लगा दो 1/u 1/v माइनस 1/f 1/v तो हमें नहीं पता, 1/u पता है माइनस का 12, 1/f पता है 18, तो 1/v प्लस 1/12 ऐसे निकाल के भी देख लेना और चेक भी कर लेना अपने रे डायग्राम में ये इतनी डिस्टेंस पे आना चाहिए। तो ये प्लस है तो ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और ये 18 और 12 का एलसीएम 36, 18 2 जा तो 2, 12 3 जा तो 3, माइनस का 1/36 1/v निकालना है तो रेसिप्रोकल करो, माइनस का 36, माइनस है तो वर्चुअल, लेंस में माइनस का मतलब वर्चुअल होता है, तो वर्चुअल होती है। ये स्पेशल केस में वर्चुअल ही आती है। तो ये -36 का मतलब आपका स्केल 6 का स्केल लिया ना, तो आपका जो डिस्टेंस आना चाहिए था स्केल से जब आप मेज़र करते तो 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपने अगर ऑप्टिकल सेंटर, ये अगर आपने फोकल लेंथ आपने 3 पे लिए यहाँ से यहाँ तक स्केल से, तो ये ऑब्जेक्ट आपने 2 पे लिया होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस लिया होगा ऑप्टिकल सेंटर से, ये 2। तो ये जब आप बनाओगे ना, पहली लाइट रेस फोकस से चली जाएगी, दूसरी लाइट रेस ऑप्टिकल सेंटर से भेजो तो ये यहाँ पे डाइवर्ज करेगी, तो ये यहाँ पे मीट करेगी। तो ये आपका ना ये जो A', B' आएगा, ये कितने पे आएगा, ये 6 सेंटीमीटर मेज़र करना ऑप्टिकल सेंटर से, ये 6 पे आना चाहिए था, तो तभी आपका आंसर सही होगा। तो ये 6 सेंटीमीटर का मतलब 36 है। 6 अगर आप स्केल से मेज़र करोगे तो आपने तो एक यूनिट को 6 लिया है ना, तो ये अगर 6 आया आपका स्केल से, तो इसका मतलब आंसर कितना आना चाहिए 36। तो मैंने ऐसे न्यूमेरिकली भी निकाल के दिखा दिया। आप स्केल से बनाओगे ना, अगर ये 3 पे लोगे, ये 2 पे लोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये 6 पे आएगा, और 6 का मतलब 6 नहीं होगा 36 होगा। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर, वैसे इन्होंने बस रे डायग्राम बनाने को बोला था, ये नहीं बोला था इमेज डिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी पार्ट इसका सेकंड, द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस रियल इन्वर्टेड। अब क्या फिर से रियल इन्वर्टेड वाला केस आ गया, सेम साइज। तो देखो अभी मैंने सेम साइज का टेबल आपको बताया था,
सी का सेकंड वाला चॉइस वाला क्वेश्चन था। तो जब एग्जैक्ट सेम साइज होती है तो कौन सा केस होता है, देखो रियल के साथ सेम साइज, यानी ये वाला केस है ना, रियल हो और सेम साइज हो। तो सेम साइज कब होता है, जब ऑब्जेक्ट आपने 2f पे रखा हो और इमेज भी कितने पे आए, 2f पे आए। तो यहाँ पे 2f पे ही आता है। बट ये अगर मिरर वाला केस होता है, यहाँ पे मैं स्पेशल एक बात करने वाली हूँ कि अगर ये मिरर वाला केस होता तो यहाँ पे अगर सी पे ऑब्जेक्ट था तो सी पे ही इमेज आती है ना, सी पे ऑब्जेक्ट होता तो सी पे ही इमेज आती। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होता ना इमेज और ऑब्जेक्ट का तो जीरो होता है। ये आपका क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आया होता। अगर ये कॉनकेव मिरर होता तो सी पे ऑब्जेक्ट तो इमेज भी सी पर, तो अब डिस्टेंस जीरो होता क्योंकि एग्जैक्ट वहीं पे है। बट इस केस में जब मैं डायग्राम बनाऊंगी ना, अगर ऑब्जेक्ट आपने 2f पे रखा है और इमेज आपने 2f पे ही बनती है ये वाला सेम साइज वाले में, तो यहाँ पे आपका जो डायग्राम बनता है ना, अगर सी आपका इस साइड है ना इधर लेंस में, तो जो इमेज का सी होता है वो इसके नीचे नहीं आता। जैसे मिरर में तो इसके नीचे ही आ रहा था, इसलिए डिस्टेंस इन दोनों का इमेज और ऑब्जेक्ट का जीरो आता है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था ये। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं लेंस की बात कर रही हूँ, कॉन्वेक्स लेंस की, तो इसका सी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ना तो इसका सी इमेज यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे जीरो डिस्टेंस मत लिखना, गलत हो जाएगा। तो सी का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस हर बार जीरो होगा, वो मिरर में होगा, कॉनकेव मिरर में डिस्टेंस जीरो होगा। यहाँ पे डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, देख लो आप, क्योंकि ये तो लाइट को रिफ्लेक्ट थोड़ा ना करेगा, ये तो क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है, यानी ये इधर भेजता है। तो इसका सी अगर ऑब्जेक्ट आपने इधर रखा होगा तो इमेज तो इधर आनी चाहिए ना। तो इसका सी केस तो वही है कि सी है तो सी पे ही आनी चाहिए, बट इसका डिस्टेंस जीरो मत करना। ये डिस्टेंस देखो, सोचो कितना है यहाँ से यहाँ तक का। तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि रियल इन्वर्टेड और सेम साइज, तो मैं ये समझ गई कि जितना सी होगा उतना ही सी पे उधर भी आएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज 60 है, यानी कि ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस 60 है। मतलब समझ जाओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 60 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 60 है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 60 है, रफली बना रही हूँ मैं से, OF1 2F1, F एक्चुअल वाला और 2F। तो जब 2F पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो ये पहले तो क्या होता है, पहले पैरेलल जाती है। पैरेलल लाइन कहाँ से चली जाएगी, 2F से चली जाएगी, और फिर ऑप्टिकल सेंटर इसी ये जो AB का A पॉइंट होता है वहाँ से हर एक पॉइंट, वहाँ से पहली लाइन भेजी A से, फिर वो फोकस पे, फिर इसी A से हमने ऑप्टिकल सेंटर को भेजी। तो ये हमारी क्या होगी, ये यहाँ पे काटेगी और एग्जैक्ट 2F के नीचे आ जाएगी। और 2F वाला केस हमेशा जितना ऑब्जेक्ट होता है उतना ही इमेज भी होती है, बट रियल होगी, नीचे आ रही है क्योंकि। तो यहाँ पे देख रहे हो तुम कि अगर ये टोटल 60 है, इसको मैं नाम दे दूँ, ये B से B डैश है, मान लो B से B डैश आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 60 दिया है। तो आपको तो पहले आपको पूछा गया क्वेश्चन में क्या है, आपको फोकल लेंथ पूछी है इस लेंस की। तो फोकल लेंथ तो मेरी यहाँ से यहाँ तक है ना, बस O से F1 तक। तो मेरे को ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा पता है 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब मेरे को अगर रेडियस निकालनी ना इस लेंस की, तो वो यहाँ से यहाँ तक थोड़ी ना, रेडियस तो सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर से लेके 2F तक होती है। तो रेडियस जो होगी इस लेंस की वो कितनी होगी, O से लेके 2F2 तक। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालूँ, इसको O मान लेती हूँ, ऑप्टिकल सेंटर को O भी डिस्टेंस निकालूँ, मेरे को B से B डैश दिया हुआ है पूरा डिस्टेंस 60। तो मेरे को तो पहले रेडियस निकालने के लिए O भी डिस्टेंस निकालना है ना। तो O भी डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे को 60 का क्या करना पड़ेगा, पूरा अगर 60 है तो जितना यहाँ से है उतना ही यहाँ से भी है, तो ये पूरा 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक का निकालने के लिए इसका आधा करो, तो ये कितना आएगा, 30। अब आपको रेडियस भी नहीं निकालनी है, आपको तो फोकल लेंथ निकालनी। तो रेडियस का भी फिर से क्या कर देना, आधा। तो 30 का आधा 15, यानी कि इसका फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आई होप समझ आ गया होगा। 15 आंसर आना चाहिए था इसका, सी का जो सेकंड वाला है। किस किस बच्चे का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आई, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। एंड आई होप कंसेप्ट समझ भी आ गया होगा। और टेबल को आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। इस लेंस के जितने भी 6 केस होते हैं वो भी आने चाहिए थे, और ये टेबल भी आना चाहिए था। इस टेबल पर ही बहुत सारे क्वेश्चन छुपे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना होता है। रियल इन्वर्टेड है तो ये 5 केस में देखो, ये इसके साथ साथ और क्या दिया हुआ है, सेम साइज बोला तो दोनों सेम होना चाहिए। बस ये याद रखना, अगर मिरर होता उसमें सेम साइज होता तो इन दोनों का डिस्टेंस 0 होता। बट लेंस में दोनों का डिस्टेंस 0 नहीं है। देखो ये यहाँ है तो ये यहाँ बन रहा है, तो ये टोटल 60 दिया था आपको, तो ये निकालना था। तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक 30 निकालो और फिर यहाँ से यहाँ तक आधा कर दो 15। तो 15 आंसर आना था इसका। तो किस किस बच्चे का आंसर 15 आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा सेक्शन सी का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। तो आई होप सबके आंसर्स यही आए होंगे। एक बार मैं फिर से शॉर्ट में आंसर डिस्कस कर देती हूँ उसके तीनों पार्ट के। तो सेक्शन ए का 39 क्वेश्चन का जो हमारा ए क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन का आंसर कितना आया अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे आंसर रेंज पूछी थी तो एफ और 2F के बीच में आ रही थी, तो वो 2 से 4 आएगी। दूसरा जो इसमें पूछा था वर्चुअल इरेक्ट वाला स्पेशल केस, तो इसमें रेंज 0 ऑप्टिकल सेंटर से एफ के बीच में, यानी 0 से 6 के बीच में, इसका फोकल लेंथ 6 है तो 0 से 6 के बीच में आएगी। तीसरा आपको यहाँ पे पूछा था कि अगर ये 12 और ये 18 यानी कि फोकल लेंथ से अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम होता है तो ये स्पेशल केस होता है। तो यहाँ पे जो रेंज होती है 0 से एफ के बीच में होती है। और यहाँ पे आपको ये डायग्राम बनाना था ना इसका, हाँ रे डायग्राम बनाना था स्पेशल केस वाला। और जो इसका सी क्वेश्चन था उसमें हमको रियल इन्वर्टेड के साथ इन्होंने बोल दिया था कि सेम साइज़ है, तो ये वाला केस था सेम साइज़ वाला, ये वाला। तो ये पूरा 60 था, तो हमें ये निकालने के लिए पहले आधा करना है 60 का 30, फिर 30 का भी आधा करना था, तो 15 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो किस किस बच्चे का ये आंसर आया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। सेक्शन ई हमने इसका कंप्लीट कर लिया है। इसका सेक्शन सी और डी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो सेक्शन सी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेक्शन डी आपको ये क्वेश्चन है सारे, तो ये हमें नेक्स्ट पार्ट में करना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कम से कम 500 लाइक तो मिलने चाहिए, तभी आपको ये जल्दी क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाएगा। तो 500 लाइक कम से कम कीजिए। वीडियो को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और बच्चों के लिए हेल्पफुल रहे। तो इसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हम कर रहे हैं। इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप चेक कर लीजिएगा। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए हेल्पफुल है प्लेलिस्ट। अगर 4 से 5 क्वेश्चन पेपर भी कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट मोस्टली समझ आ जाएंगे और आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से जाएंगे। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना, सिर्फ देखना नहीं है, अपने आप उसको समझ के फिर अपने आप नोटबुक और पेन लेके करना है उसको, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे, और जिन बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर है उन्होंने अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे। कमेंट करके बताइएगा कैसा गया आपका सेक्शन A B C D E। तो वीडियो को शेयर भी कीजिए एंड लाइक भी कीजिए।